चलिए शुरू करते हैं बच्चों हम अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है क्लासिफिकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को अलग अलग बेसिस पे क्लासिफाई किया जाता है। उनका साइज कैसा है, वो किस तरीके के रॉ मटेरियल का यूज़ कर रहे हैं, यानी एग्रीकल्चर है कि इंडस्ट्रियल है या केमिकल है, तो इस बेस पे किस तरीके का वो आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं और उनकी ओनरशिप कैसी है, इस बेसिस पर इंडस्ट्रीज को क्लासिफाई किया गया। इसको बच्चों हम बेसिकली इसके थ्रू समझते हैं, ठीक है। देखिएगा ज़रा, हम नेक्स्ट टॉपिक टेबल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज को। देखिए, यहीं से मैं आपको सारा बेसिक समझाता जाऊंगा, और वरना आपने शायद 9th में पढ़ा रखा होगा क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज के बारे में। वही रिवाइज करना है थोड़ा डीप में, कि अगर हम बेसिस बनाए तो 4 बेसिस पर है बच्चों। याद रखना 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है, बोर्ड के लिए। पहला है साइज, साइज के बेसिस पर। बेटा देखो, कितनी कैपिटल लग रही है, कितनी लेबर का यूज हो रहा है, कितना प्रोडक्शन हो रहा है, इस बेसिस पर इंडस्ट्रीज को 3 पार्ट में बांटा गया। एक होती है कॉटेज या हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज। ये क्या होती है, घर में खोली गई छोटी छोटी इंडस्ट्रीज होती हैं, जिसमें बाहर की लेबर की जरूरत पड़ती नहीं है। घर के फैमिली मेंबर्स मिलकर ही प्रोडक्शन करने का काम किया करते हैं, ठीक है। इस तरीके की इंडस्ट्री को हम क्या बोलते हैं बेटा, हम बोलते हैं कॉटेज इंडस्ट्री, ठीक है। इसमें दड़ी बनाने का काम, आर्टिफैक्ट्स बनाने का काम, शूज बनाने का काम, ये सब कुछ चलता है। प्रोडक्शन जो टेक्निक होती है वो बहुत प्रिमिटिव होती है, बेसिक तरीके की होती है। फिर आता है स्मॉल स्केल। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कंपैरेटिवली कॉटेज से थोड़ी सी डेवलप्ड होती हैं, यानी टेक्निक चेंज हो जाती है। अब यहाँ पे घर में प्रोडक्शन नहीं हो रहा, घर के बाहर निकल के प्रोडक्शन हो रहा है। लेबर की रिक्वायरमेंट हो रही है, लेबर प्रोड्यूस कर रही है, और अभी भी टेक्नोलॉजी ज़्यादा डेवलप्ड नहीं है, ठीक है। मैनुअल मशीन्स का यूज़ किया जा रहा है। फिर आती है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज कौन सी होती हैं बेटा, याद रखना, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में लेबर ज़्यादा लगती है, मशीन कम होती है, इसीलिए ये लेबर इंटेंसिव होती हैं, ठीक है। जबकि लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज ऐसी होती हैं जिनको बहुत बड़ा साइज होता है, कैपिटल बहुत ज़्यादा चाहिए होती है ना। इस इंडस्ट्री में लेबर से ज़्यादा कैपिटल के ऊपर प्रोडक्शन डिपेंड करता है। और इससे अकेली इंडस्ट्री के लिए बेटा ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन, इन दोनों की बहुत रिक्वायरमेंट है। जितना ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन होगा, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज उतना ज़्यादा ग्रो कर पाएगी, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट, अभी डीप में जाके पढ़ेंगे, अभी ओवरव्यू के थ्रू पढ़ा रहा हूँ, इनपुट्स और रॉ मटेरियल के बेसिस पर, ठीक है। इनपुट या रॉ मटेरियल, तो रॉ मटेरियल किस तरीके का यूज हो रहा है, मतलब रॉ मटेरियल का नेचर क्या है, क्या उसे एग्रीकल्चर फील्ड से कलेक्ट किया गया है, वो मिनरल है या केमिकल बेस्ड रॉ मटेरियल है, जंगलों से कलेक्ट किया गया है या एनिमल से कलेक्ट किया गया है। तो इस तरीके से देखा जाए तो इंडस्ट्रीज को क्लासीफाई किया गया। जैसे एग्रीकल्चर से यूज किए जाने वाले रॉ मटेरियल को यूज करने वाली इंडस्ट्रीज में देखें तो शुगर, जो कि शुगर केन का यूज़ कर रही है, एडिबल ऑयल्स जो कि ऑयल सीड्स का यूज़ कर रहे हैं, कॉटन टेक्सटाइल जो कॉटन का यूज़ कर रही है, कॉफ़ी जो कॉफ़ी का बीन का यूज़ कर रहे हैं, टी, रबर एक्सेट्रा, जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं, ये सारी एग्रीकल्चर फील्ड से अपना रॉ मटेरियल कलेक्ट करती हैं। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज में चले जाते हैं तो मिनरल दो तरीके के होते हैं, मेटेलिक और नॉन मेटेलिक। मेटेलिक मतलब जो कि कैसे होंगे, सोनरस होंगे, बजाने पे टन की आवाज़ आएगी, जिनमें मैग्नेटिक करेक्टर होगा। मैग्नेटिक होना, क्योंकि फेरस और नॉन फेरस में बट जाएगा, लेकिन ये कैसे होंगे, हार्ड होंगे, ठीक है, डक्टाइल होंगे, यानी इनको लंबे तार में बदला जा सकता है, मेलिएबल होंगे, पीट पीट के पतली शीट में बदला जा सकता है। जबकि दूसरे मिनरल नॉन मेटेलिक जो कि फ्रेजाइल होते हैं, यानी टूट जाएंगे आसानी से, डक्टाइल भी नहीं होंगे, यानी तार में भी नहीं खींचा जा सकता, मेलिएबल भी नहीं होंगे, यानी इनको पतली चादर में भी नहीं बदला जा सकता, और सॉफ्ट होते हैं बेसिकली ज्यादातर, और इनको बजाएं तो उसमें टन की आवाज नहीं आएगी, यानी सोनरस साउंड नहीं करते। तो मेटेलिक इंडस्ट्रीज में, मेटल में पहले मेटेलिक मिनरल्स दो तरीके के होते हैं, फेरस और नॉन फेरस। मिनरल में अगर आयरन प्रेजेंट है और वो मेटल है तो वो मेटेलिक मतलब फेरस मेटल कहलाएगा, और वो मेटल है लेकिन उसमें आयरन प्रेजेंट नहीं है तो वो क्या कहलाएगा, नॉन फेरस कहलाएगा। तो फेरस इंडस्ट्रीज कौन सी हैं, आयरन और स्टील प्रोड्यूस करने वाली इंडस्ट्रीज हैं। नॉन फेरस इंडस्ट्रीज कौन है, जो कॉपर, एल्युमिनियम, जेम्स एंड ज्वेलरी वगैरह बनाती है, वो नॉन फेरस मिनरल्स हैं, इंडस्ट्रीज हैं। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट आता है, अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं तो नेक्स्ट टॉपिक आता है बच्चों हमारा नॉन मेटलिक इंडस्ट्रीज का। तो नॉन मेटलिक इंडस्ट्रीज में आती है हमारी सीमेंट इंडस्ट्री हो गई, पॉटरी हो गई, पॉटरी मतलब जो बर्तन बनाने वाली इंडस्ट्रीज होती हैं, ये हमारी इसी के अंडर में आ जाएंगी। फिर आते हैं तीसरा, देखते हैं बेटा केमिकल बेस्ड। केमिकल बेस्ड इंडस्ट्रीज कौन सी होती हैं, जो कि रॉ मटेरियल के रूप में केमिकल का यूज करती हैं, ठीक है।
चाहे वो केमिकल कहाँ से मिल सकता है, हमें पेट्रोलियम वगैरह से मिल सकता है, तो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज हो गई, प्लास्टिक इंडस्ट्रीज, सिंथेटिक इंडस्ट्रीज हो गई, है ना, सिंथेटिक फाइबर इंडस्ट्री, सॉल्ट्स इंडस्ट्री हो गई, केमिकल फर्टिलाइजर इंडस्ट्री हो गई, सारी की सारी केमिकल बेस्ड रॉ मटेरियल का यूज करती है। फिर आ जाते हैं बेटा इसमें पेंट्स वगैरह वाली इंडस्ट्रीज भी सब आ जाएंगी, पेंट्स, कॉस्मेटिक्स वगैरह। फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज की बात करते हैं, ऐसी इंडस्ट्री जो फॉरेस्ट पे डिपेंड करती है, ठीक है, फॉरेस्ट से रॉ मटेरियल कलेक्ट करती हैं, जैसे हमारे लकड़ी की, जो लकड़ी बनाती है, फर्नीचर, टिम्बर इंडस्ट्री, लाख लाख बोलते हैं, बेसिकली पेड़ से निकलती है, ठीक है, एक तरीके की रेजन होती है, ये पेड़ से निकलती है, इसका यूज करती है ये, है ना, इससे बीड्स वगैरह बनाए जाते हैं। टर्पेंटाइन, बच्चों टर्पेंटाइन एक तरीके का ऑयल होता है जिसका यूज किया जाता है, उसमें आप लोगों ने सुना होगा वो पेंट्स वगैरह में, ठीक है। और पेपर इंडस्ट्री, पेपर भी क्या करती है, वुड का पल्प यूज करती है पेपर बनाने के लिए। ये सब कुछ कहाँ से आता है, जंगलों से आता है। फिर आती है एनिमल वेस्ड इंडस्ट्रीज, यानी ऐसी इंडस्ट्रीज जो कि एनिमल से अपना रॉ मटेरियल कलेक्ट कर रही है, जैसे लेदर इंडस्ट्रीज हो गई, वुल इंडस्ट्री हो गई, है ना। तो इस तरीके की इंडस्ट्रीज होती हैं, वो क्या करती हैं, अपना एनिमल से ही अपना रॉ मटेरियल कलेक्ट करती हैं। इसके बाद आते हैं बच्चों आउटपुट या प्रोडक्ट के बेसिस पर। इसमें दो तरीके की इंडस्ट्रीज होती हैं। एक होती है बेटा बेसिक इंडस्ट्री, जिसे हम की इंडस्ट्री भी कहते हैं, की इंडस्ट्री कहते हैं। दूसरी होती है कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री। देखो बच्चों, कैसी इंडस्ट्री, एक इंडस्ट्री है, ये एक इंडस्ट्री है, इसने मान के चलो ये कुछ प्रोड्यूस करा, ये कुछ प्रोड्यूस करा इसने, ये कुछ प्रोड्यूस करा इसने, इस चीज का यूज कोई दूसरी इंडस्ट्री करेगी रॉ मटेरियल की तरह, एज अ रॉ मटेरियल ये दूसरी इंडस्ट्री यूज करेगी, तो इस वाली इंडस्ट्री को हम बेसिक इंडस्ट्री या की इंडस्ट्री के नाम से जानते हैं। जैसे हम आयरन प्रोड्यूस करने वाली इंडस्ट्री हो गई, इसने आयरन ओर निकाला जमीन से, इसे स्मेल्ट कर कर प्रोसेस कर कर इससे आयरन बनाया, इस आयरन का यूज ये चेयर बनाने वाली इंडस्ट्री ने करा एज अ रॉ मटेरियल, और इससे चेयर प्रोड्यूस कर दी। तो ये वाली जो इंडस्ट्री है जो आयरन निकाल रही है, ये क्या कहलाएगी, की इंडस्ट्री कहलाएगी या बेसिक इंडस्ट्री कहलाएगी। फिर आती है कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री, ये वाली जो इंडस्ट्री है, ये जो कि अपना प्रोड्यूस ऐसा प्रोडक्ट बना रही है जिसका इस्तेमाल कौन करेगा डायरेक्टली, अब कंज्यूमर करेंगे, कंज्यूमर करेगा, ठीक है, कंजप्शन के लिए। तो ऐसी इंडस्ट्रीज क्या कहलाती है, हमारी कंज्यूमर गुड इंडस्ट्री। क्लियर हो बच्चों, की इंडस्ट्री कौन सी होती है, कंज्यूमर गुड इंडस्ट्री कौन सी होती है। चले इसके बाद देखते हैं ऑनरशिप के बेसिस पर। तो ऑनरशिप के बेसिस पे बच्चों इंडस्ट्रीज तीन तरीके की होती हैं। पहला पब्लिक सेक्टर, यानी ऐसी इंडस्ट्री जिसके ऊपर ऑनरशिप किसकी है, गवर्नमेंट की है। गवर्नमेंट डिसाइड करेगी क्या प्रोड्यूस होगा, कैसे प्रोड्यूस होगा, है ना। यहाँ पर इसका मोटिव प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं होता, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं होता, ये सोशल वेलफेयर के लिए काम करते हैं, बेसिकली समाज के भले के लिए काम करते हैं। फिर आती है इंडस्ट्रीज प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री, जिस पे मालिकाना अधिकार किसी इंडिविजुअल का हो सकता है, इंडिविजुअल का हो सकता है, या फर्म का हो सकता है, किसी किसी ग्रुप का हो सकता है। ऐसी इंडस्ट्री प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री कहलाती हैं। ये इंडस्ट्रीज में बेटा क्या प्रोड्यूस किया जाएगा, कैसे प्रोड्यूस किया जाएगा, ये सब कुछ वो उस इंडस्ट्री के ओनर डिसाइड करते हैं, और इनका मोटिव होता है प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, कि प्रॉफिट को कैसे मैक्सिमाइज किया जाए। फिर आती है जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री, इसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर यानी पब्लिक प्राइवेट दोनों मिले होता है, सरकार और इंडिविजुअल दोनों मिलकर इस इंडस्ट्री को रन करते हैं, ठीक है। इस तरीके की इंडस्ट्री कहलाती है हमारी जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज। अब बच्चों इसको डीप में जाके पढ़ते हैं हर एक को। हाउस होल्ड इंडस्ट्री के बारे में बताया था कि स्मॉलेस्ट यूनिट है मैन्युफैक्चरिंग की, लोकल रॉ मटेरियल का यूज करती है, सिंपल टूल्स का यूज करते हैं, फैमिली मेंबर यहाँ पे प्रोडक्शन का काम करते हैं। इन्हें अगर हम बात करें, जो फिनिश गुड है, फिनिश गुड को अपने ही घर में यूज किया जा सकता है, मार्केट में बेचा जा सकता है, या बार्टर के लिए यूज किया जा सकता है, यानी अपने सामान को देकर किसी और से सामान लिया जा सकता है। ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत नहीं है, इन सबका कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता इन पर, ठीक है। इनके जो टूल्स होते हैं, ज़्यादातर जो टूल्स होते हैं वो लोकली बनाए जाते हैं, लोकल में आसानी से मिल जाते हैं बनके। अगर यहाँ पे बात करें तो एवरीडे के प्रोडक्ट्स बनते हैं जिनका यूज़ डेली किया जाता है, जैसे खाने का सामान हो गया, फैब्रिक कपड़ा हो गया, चटाइयाँ हो गई, कंटेनर्स हो गए, टूल्स हो गए, फर्नीचर का सामान, जूते या फिगराइंस यानी जो लकड़ी की मूर्तियाँ होती हैं, ये हो गया। इसके अलावा जंगलों से सामान इकट्ठा करके सामान बनाते हैं, शूज़ वगैरह हो गए, थॉन्ग्स हो गए, है ना, चिमटे वगैरह, और दूसरे आर्टिकल्स हो गए जैसे लेदर के बनने वाले आर्टिकल्स, या पॉटरी हो गई, ब्रिक्स हो गई, है ना, जो कि ईंटों से स्टोन से बन रही हैं। इसी तरीके से गोल्ड स्मिथ जो लोग होते हैं, सुनार,
ये ज्वेलरी बनाते हैं सोने चांदी से या ब्रॉन्ज से अपने घर में, है ना, ये सब भी हमारी किस्में आ रही हैं हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज में, क्योंकि घर के अंदर बैठ के काम चल रहा है। इसके अलावा बच्चों बैम्बू, बांस का इस्तेमाल करके भी आर्टिफैक्ट से क्राफ्ट्स बनाए जाते हैं। लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है मूर्तियां वगैरह बनाने के लिए, जिन्हें जंगलों से कलेक्ट करते हैं। तो रॉ मटेरियल कहीं से भी किया जा सकता है, छोटे लेवल पे प्रोडक्शन है, घर के लोग ही करेंगे प्रोडक्शन, लेबर की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, इसकी बात करते हैं, ये हाउस होल्ड इंडस्ट्री से अलग होती है टेक्निक के बेसिस पर और प्लेस के बेसिस पर, क्योंकि कॉटेज इंडस्ट्रीज को घर के अंदर किया जाता है, लार्ज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को घर के बाहर सेटअप किया जाता है। लोकल रॉ मटेरियल कलेक्ट कर लेती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल पावर ड्रिवन मशीन से चलती हैं, यानी आसानी से चलने वाली मशीन होती हैं, ज़्यादा बड़ी कॉम्प्लेक्स मशीन नहीं होती, सेमी स्किल्ड लेबर की जरूरत पड़ती है जो मशीन को प्रॉपर तरीके से चला भी सके और वो हैंडल भी कर सके प्रोडक्शन को। ये लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज करती हैं, यानी यहाँ पर लेबर ज़्यादा चाहिए होती है, तो एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने का काम करती हैं। जब लेबर बढ़ेगी, लेबर पैसे कमाएगी, तो लेबर की परचेजिंग पावर भी राइज कर जाएगी। इसीलिए इंडिया, चाइना, इंडोनेशिया, ब्राज़ील ऐसे देश जहाँ पर लेबर बहुत ज़्यादा है, उन देशों ने अपने यहाँ पर स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग को बहुत ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करी, ताकि एम्प्लॉयमेंट को राइज कर सके। अब लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं, तो इसमें क्या आता है बेटा, इसमें बड़े बड़े मार्केट की बात की जाती है, अलग अलग तरीके का रॉ मटेरियल आता है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में एनर्जी चाहिए, स्पेशलाइज वर्कर चाहिए, एडवांस टेक्नोलॉजी चाहिए, असेंबली लाइन मास प्रोडक्शन, यानी असेंबली लाइन पे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोडक्शन होगा, इन सब के लिए पैसा भी बहुत ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा। इस तरीके की जो इंडस्ट्रीज थी वो लगभग 200 साल पहले, यानी 18th सेंचुरी के लास्ट में जाकर डेवलप होनी शुरू हुई। खासतौर पर हम 1780 से लेके 18। हाँ बच्चों, तो इसकी शुरुआत 200 साल पहले 1780 से 1830 के बीच में जो फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ इंग्लैंड में, यूके में, वहाँ से इसकी शुरुआत हुई। उसके बाद यूके, नॉर्थ ईस्टर्न यूएसए, यूरोप, है ना, इसके बाद यहाँ पर हुआ। उसके बाद दुनिया भर में लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ फैल गई। अगर हम बात करते हैं इसके अलावा लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ के रीज़न को दो पार्ट में बेसिकली कैटेगराइज किया जा सकता है, उसको समझते हैं बच्चों। तो उसको समझने के लिए ज़रा यहाँ पर देखिएगा, देखिए यहाँ समझाता हूँ। देखो, एक रीज़न हो गया, मान के चलो ये यूएस वाला रीज़न, यूएसए, जो कि पहले से इकोनॉमिकली डेवलप्ड है। तो यहाँ पर हमारी जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड होती हैं, ये पहले से डेवलप्ड रीज़न हो गया। दूसरा, इंडिया जैसा कंट्री जो कि शुरू में इतना एडवांस नहीं था, बाद में एमएनसीज आई, दूसरे देशों ने इन्वेस्टमेंट करा, यहाँ पर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ और अब यहाँ पर लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ का क्या है, कॉन्सेंट्रेशन पाया जाता है। तो बेसिकली लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ दो तरीके के रीजन में पाई जाती हैं, एक ट्रेडिशनली डेवलप्ड रीजन में और एक लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ में जहाँ पर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ हो। तो इस तरीके से रीजन्स को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। रॉ मटेरियल के बेसिस पर देखेंगे तो इंडस्ट्रीज़ को 5 पार्ट में बांटते हैं। एक रॉ मटेरियल जो एग्रीकल्चर फॉर्म से लेती हैं, दूसरी की मिनरल का यूज़ करती हैं रॉ मटेरियल में, तीसरी केमिकल का यूज़ करती हैं, फॉरेस्ट से रॉ मटेरियल कलेक्ट करती हैं और लास्ट एनिमल से रॉ मटेरियल कलेक्ट करती हैं। एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज़ की बात करते हैं तो ऐसी इंडस्ट्रीज़ रॉ मटेरियल को फील्ड से कलेक्ट करती हैं, उनकी एग्रो प्रोसेसिंग करती हैं, उसके बाद उसे फिनिश प्रोडक्ट में बदलती हैं ताकि उन्हें रूरल और अर्बन मार्केट में बेचा जा सके। यहाँ पर जो एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ होती हैं इसमें फूड प्रोसेसिंग की जाती है, शुगर बनाई जाती है, पिकल्स बनाए जाते हैं, अचार, फ्रूट जूस बनाए जाते हैं, बेवरेजेस, ड्रिंक्स बनाई जाती हैं, जैसे टी हो गई, कॉफ़ी, कोकोआ वगैरह हो गए, मसाले तैयार किए जाते हैं, तेल तैयार किया जाता है, टेक्सटाइल तैयार होता है और रबर वगैरह की इंडस्ट्रीज इसमें आती हैं। फूड प्रोसेसिंग की बात करते हैं तो एक ऐसी एग्रो प्रोसेसिंग मतलब प्रोसेस है जिसमें कैनिंग, क्रीम को प्रोड्यूस करना, फ्रूट्स की प्रोसेसिंग करना, कन्फेक्शनरी का काम, ये सब कुछ इसमें आता है। जब हम इसमें बात करें, कुछ प्रिजर्विंग टेक्निक्स होती हैं जिससे हम खाने की चीज़ों को प्रिजर्व रखते हैं लंबे समय तक ताकि वो चल सके, जैसे ड्राइंग करना, सुखाना। आप लोग देखोगे तो बच्चों अमेज़न पे देखना तो कीवी कैंडीज सर्च करना, कीवी कैंडीज़। तो इसमें क्या होता है बच्चों, कीवी को सुखाया जाता है, कीवी को सुखाने के बाद क्या करते हैं, उसको शुगर सिरप में डिप करते हैं और फिर उसको मार्केट में बेचा जाता है। तो इस तरीके से ड्राइंग की जाती है, उनकी फर्मेंटिंग की जाती है। फर्मेंटिंग क्या होता है बेटा, ईस्ट एक तरीके की फंगस है, उसके कांटेक्ट में रखा जाता है, ईस्ट उसका फर्मेंटेशन कर देती है, यानी शुगर को तोड़कर अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज कर देती है, जिससे वो चीज़ लंबे टाइम तक प्रिजर्व रहती है।
पिकलिंग करना, अचार बनाना। पिकलिंग करना कैसे होता है बच्चों? विनेगर, शुगर, सॉल्ट, इसका मिक्सचर होता है जो कि प्रिजर्वेटिव का काम करता है। उसमें चीज़ों को डिप करके रखा जाता है, जैसे कुकम्बर हो गया, कैरेट हो गई, है ना, रेडिश हो गई, इन सबको रखा जाता है ताकि इनके अचार को लंबे समय तक यूज़ किया जा सके। इन सब का एंशिएंट टाइम से यूज़ किया जा रहा है, लेकिन अब इनका यूज़ सिर्फ और सिर्फ कुछ ही ऐसी डिमांड्स को पूरा करने के लिए किया जाता है जो कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले ऑरिजिनेट होती थी। अब हम बात करते हैं बच्चों एग्रो इंडस्ट्रीज़ की, बच्चों एग्रो फैक्ट्रीज़ की। तो कुछ एग्री बिजनेसेस ऐसे होते हैं जो कि कॉमर्शियल फार्मिंग पे डिपेंड होते हैं। यहाँ पर जो खेती की जाती है वो बिज़नेस के लिए की जाती है। इनका मेन जो इंटरेस्ट होता है वो खेती करने में नहीं, उसे बेचने में होता है। जैसे बहुत बड़े स्केल पर टी प्लांटेशन करना, इन सब के लिए मशीन का यूज़ होता है। बहुत बड़े स्तर पे खेती होती है, बहुत ही हाईली स्ट्रक्चर्ड होते हैं, केमिकल के ऊपर डिपेंडेंसी होती है ताकि बीमारियों से, कीड़ों से फसल को बचाया जा सके। इस तरीके की इंडस्ट्रीज़ को हम एग्रो फैक्ट्रीज़ या इन फार्म्स को हम एग्रो फैक्ट्रीज़ के नाम से जानते हैं। फिर आती है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़, ऐसी इंडस्ट्री जो मिनरल को रॉ मटेरियल की तरह यूज़ करती है। तो बच्चों अब अगर मिनरल फेरस मेटलिक मिनरल हो गया तो उसका एग्जांपल हो जाएगा हमारी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। अगर हमारा मिनरल नॉन फेरस मेटलिक मिनरल हुआ तो यानी मेटल तो है लेकिन उसमें आयरन नहीं है, तो एल्युमिनियम, कॉपर और ज्वेलरी इंडस्ट्री हो जाएगी। अगर हमारा मिनरल मेटलिक ही नहीं है तो इस तरीके की इंडस्ट्रीज़ में सीमेंट, पॉटरी इंडस्ट्रीज़ वगैरह आ जाएंगी, पेपर इंडस्ट्रीज़ वगैरह सब इसी में आ जाएंगी। केमिकल बेस्ड इंडस्ट्रीज़, ऐसी इंडस्ट्रीज जो केमिकल को रॉ मटेरियल की तरह यूज़ करती हैं। अब बेटा सपोज करो इसमें ज़्यादातर जो केमिकल होते हैं वो नेचुरल केमिकल मिनरल होते हैं, जैसे मिनरल ऑयल, पेट्रोलियम का यूज़ किया जाता है पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ में। सॉल्ट, सल्फर, पोटैश का यूज़ किया जाता है ना, ये नेचुरल मिनरल्स हैं इन इंडस्ट्रीज़ में। केमिकल इंडस्ट्रीज़ में रॉ मटेरियल के बेसिस पे देखा जाए तो ये ज़्यादातर अपना रॉ मटेरियल लकड़ी या कोयले से निकालती हैं। सिंथेटिक फाइबर या प्लास्टिक इंडस्ट्रीज़ की बात करें वो भी केमिकल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ का ही एग्जाम्पल है। अगर हम रॉ मटेरियल के बेसिस पर इंडस्ट्रीज़ को डिफ़ाइन करें कि रॉ मटेरियल फॉरेस्ट बेस्ड, जंगलों से लेने वाली इंडस्ट्रीज़, तो बेटा जंगलों से मेजर और माइनर जो रॉ मटेरियल होता है इनके प्रोडक्ट के लिए वो जंगलों से कलेक्ट किया जाता है। जैसे कि फर्नीचर के लिए लकड़ी इकट्ठा करना हो गया, लकड़ी के इंडस्ट्री हो गई, बैम्बू ग्रास का इस्तेमाल करना पेपर इंडस्ट्री में, लाख का इस्तेमाल करना लाख इंडस्ट्रीज़ में, ये सब कुछ जंगलों से कलेक्ट किया जाता है इन इंडस्ट्रीज़ के लिए रॉ मटेरियल के रूप में। फिर आती हैं एनिमल बेस्ड इंडस्ट्रीज़, ऐसी इंडस्ट्रीज़ जो जानवरों से रॉ मटेरियल कलेक्ट करती हों, जैसे लेदर इंडस्ट्री लेदर कलेक्ट करती है, वुलन इंडस्ट्री वूल कलेक्ट करती है, और आइवरी, हाथी के दांत को इस्तेमाल किया जाता है आइवरी इंडस्ट्रीज़ में, जहाँ पर हाथी के दांत की मदद से बीड्स या ज्वेलरीज वगैरह बनाई जाती हैं। ये सब जानवरों से रॉ मटेरियल कलेक्ट कर रही हैं। फिर अब बात करते हैं आउटपुट के बेसिस पर। तो इंडस्ट्रीज़ दो तरीके की होती हैं, बेसिक या कंज्यूमर गुड। बेसिक इंडस्ट्रीज ऐसी इंडस्ट्री जो अपने रॉ मटेरियल को दूसरी इंडस्ट्री, अपने फिनिश गुड को दूसरी इंडस्ट्री को दे रॉ, और वो दूसरी इंडस्ट्री उसका रॉ मटेरियल की तरह यूज़ करे। बताया था जैसे मैंने, आयरन इंडस्ट्री हो गई, उसने क्या करा, आयरन ओर से आयरन बनाया, अब ये आयरन दूसरी इंडस्ट्रीज़ के लिए रॉ मटेरियल का काम करेगा। तो ये इंडस्ट्रीज़ की इंडस्ट्री या बेसिक इंडस्ट्रीज़ कहलाती हैं। जबकि कंज्यूमर इंडस्ट्रीज़ कौन सी होती हैं? कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री ऐसी होती हैं जिनका प्रोडक्ट डायरेक्टली कंज्यूमर कंज्यूम करने के लिए इस्तेमाल करता है। जैसे कि अगर ब्रेड, बिस्किट, टी, सोप, टॉयलेटरी, पेपर राइटिंग, टेलीविज़न, ये सारी इंडस्ट्रीज़ इसी का एग्जाम्पल हो गई। ठीक है। फिर इसके बाद अगर हम बात करते हैं हमारे ऑनरशिप के बेसिस पर इंडस्ट्रीज़ की, ऑनरशिप के बेसिस पर इंडस्ट्रीज़ को 3 पार्ट में बांटा गया है। ठीक है। ऐसी इंडस्ट्री जिन पर सरकार का अधिकार होता है उन्हें PSU, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के नाम से जानते हैं। सोशलिस्ट कंट्री ज़्यादातर जितने भी हैं वहाँ पर पब्लिक इंडस्ट्री ज़्यादातर पाई जाती हैं, है ना। लेकिन मिक्स्ड इकोनॉमी जैसे इंडिया हो गया, इसमें पब्लिक और प्राइवेट दोनों पाई जाती हैं। प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज़ की बात करते हैं तो ऐसी इंडस्ट्री जिस पर इंडिविजुअल इन्वेस्टर का अधिकार होता है, इसको मैनेज करने का काम प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन करते हैं। जितने कैपिटलिस्ट कंट्री हैं, USA वगैरह हो गया, वहाँ पर प्राइवेटली ओन्ड इंडस्ट्री ज़्यादातर पाई जाती हैं। ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्री, ऐसी इंडस्ट्री जिसमें सरकार और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर इंडस्ट्री को मैनेज करते हैं, ऐसी इंडस्ट्रीज़ को ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज़ कहा जाता है। इंडिया में कितनी, मतलब एटलीस्ट 5 ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज़ को आपको फाइंड आउट करके कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कवर।